Dear aspirants, welcome to Competitive Exam Mantra. आज हम मिशन एचपीएस 2021 सीरीज के करंट अफेयर सेगमेंट का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. My first question है, Reserve Bank of India has recently released the revised priority sector lending guidelines. With respect to guidelines, which of the following categories is or are eligible for finance under the प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? आरबीआई की रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन सी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज बैंक फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स, सेकंड लोन्स फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, थर्ड loans to farmers for installation of solar power plants for solarization of grid connected agriculture pumps. Select the correct answer using the codes given below. Options are 3 only, B is 2 and 3 only, C 1, 2 and 3, D none of the above. This question का आंसर है ऑप्शन C 1, 2 and 3. तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. आरबीआई ने रिसेंटली स्टार्टअप्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की फंडिंग इंक्रीज करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की फ्रेश गाइडलाइंस रिलीज की थी. रिवाइज गाइडलाइंस के थ्रू जो क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज हैं उनको क्रेडिट मिलेगा. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस की लैंडिंग इंक्रीज की जाएगी. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्रीज होंगी. तो रिवाइज्ड पीएसएल गाइडलाइंस में जो फ्रेश कैटेगरी थी वो है बैंक फाइनेंस ऑफ अप टू ₹50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने के लिए फार्मर्स को लोन दिया जाएगा एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की जो लोन लिमिट है उसको भी डबल किया जाएगा. तो इस क्वेश्चन में तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो आंसर इज C 1, 2 and 3. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज E40 often seen in the news recently is a transnational project aimed at establishing inland waterway that connects which of the following? E40 एक ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें कि इनलैंड वाटरवे बनाया जाएगा. तो आपको बताना है कि ये किसको कनेक्ट करता है. ऑप्शंस है कैस्पियन सी एंड एरल सी, ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, साउथ चाइना सी एंड सी ऑफ जापान. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी. E40 एक इनलैंड वाटरवे ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि पास करेगा थ्रू पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन से और इसमें ब्लैक सी एंड बाल्टिक सी को कनेक्ट किया जाएगा. इसमें पोलैंड के गडांस्क पोर्ट को यूक्रेन के खेरसोन पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा. बट इस प्रोजेक्ट को लेके कंसर्न ये है कि इससे पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन के नेचुरल एरियाज को नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण गोपालकृष्णन कमिटी sometimes seen in news is for. कृष्ण गोपालकृष्णन कमिटी किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं द क्लॉज 6 ऑफ द आसाम अकॉर्ड, सेफ्टी मैनुअल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, नॉन पर्सनल डाटा या फिर नन ऑफ द अबव. तो ये कमिटी जो है वो रिलेटेड है नॉन पर्सनल डाटा के साथ. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. नॉन पर्सनल डाटा मीन्स ऐसा डाटा जिसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इस डाटा के बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ऐसे नॉन पर्सनल डाटा को डोमेस्टिक कंपनीज द्वारा यूज करने की परमिशन देनी चाहिए जिससे कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न्यू एंड इनोवेटिव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बना सके और जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली सिटीजन्स को मिलेगा. तो ये कृष्ण गोपालकृष्णन कमेटी नॉन पर्सनल डाटा के साथ रिलेटेड है. एग्जाम में बहुत बार कमिटीज पूछी जाती है तो आपने सारी कमिटीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to International Day of Clean Air for Blue Skies 2020, consider the following statements.
First statement is, it is the first ever International Day of Clean Air for Blue Skies celebrated. Second statement is, it was celebrated based on a resolution adopted by the United Nations Environment Programme to emphasize the need of sustainable development and ill effects of air pollution. Which of the statements given above is or are correct? Options है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो with respect to International Day of Clean Air for Blue Skies 2020, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया गया है. बट इसकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए ओनली. ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था on International Day of Clean Air for Blue Skies on December 19, 2019 during its 74th session. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ना कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने. सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस recently seen in the news is released by. लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शंस है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, द यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा. यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च किया है. इसका एम वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स एंड ग्रीनर लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पाए. ये बुक यूएनईपी की फर्स्ट बुक है ऑन बिहेवियरल साइंस के ऊपर एंड नज थियरी के ऊपर, जो कि फोकस करती है ह्यूमन एक्शंस के ऊपर और कैसे उनको चेंज किया जा सकता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज रिलीज्ड बाय. इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट किसके थ्रू रिलीज की गई है? ऑप्शंस है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के थ्रू इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर रिपोर्ट रिलीज की गई है और ये रिपोर्ट मेजर करती है कि कंट्रीज करंटली कौन से इकोलॉजिकल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं और 2050 की प्रोजेक्शंस भी प्रोवाइड करती है. तो लेट्स सी इट्स की हाइलाइट्स. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 1.2 बिलियन लोगों को नेक्स्ट 30 इयर्स में अपना घर छोड़ना पड़ेगा because of the natural disasters like droughts, hurricanes and monsoons etc. Then 19 countries ऐसे हैं जहाँ पे highest number of ecological threats हैं और ये countries world की 40 least peaceful countries के अंदर आते हैं, including अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, छड़, इंडिया एंड पाकिस्तान. और सब सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका ऐसे रीजन हैं जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इकोलॉजिकल थ्रेट फेस कर रहे हैं. और पाकिस्तान फॉलोड बाय इथियोपिया एंड ईरान ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे मास डिस्प्लेसमेंट का रिस्क है. तो ये इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट sometimes seen in news was signed recently between India and which of the following? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट इंडिया और किसके बीच में साइन हुआ है? ऑप्शंस है सार्क, ब्रिक्स, एशियान या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. बिकॉज रिसेंटली एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने जापान के साथ साइन किया है. यह एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिससे कि दोनों साइड्स की आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज एंड सप्लाईज में क्लोजली कोऑर्डिनेट कर पाएंगी. यह एग्रीमेंट बेसिकली मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए साइन किया गया है
और इंडिया एंड जापान की नेवल एक्सरसाइजेस को अपग्रेड किया जाएगा। इंडिया ने ऐसे ही एग्रीमेंट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान एंड सिंगापुर के साथ भी साइन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन and Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform was launched recently by options are G20, World Watch Institute, World Wildlife Fund for Nature, both A and B. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए G20। रिसेंटली G20 कंट्रीज की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हेल्ड हुई थी। इंडिया को यूनियन मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें दो प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया। वन इज द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि G20 मेंबर स्टेट्स एंड पूरे वर्ल्ड में जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेटर फ्रेमवर्क तैयार करना होगा और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा। सेकेंड प्लेटफॉर्म है ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। यह एक इनोवेटिव एक्शन ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। इसका एम कोरल रीफ कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एक्सेट्रा के लिए ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पुतनिक 5 sometimes seen in news recently is a vaccine against COVID-19, first artificial earth satellite mission to prevent permafrost thawing या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को गैमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया और इस वैक्सीन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशिया द्वारा रजिस्टर कर लिया गया था एंड इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 जो कि बेस्ड थी ऑन द ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलीज्ड बाय ऑप्शंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज करता है और इसमें इंडिया को जो रैंक है वो है 116। एग्जाम में कमेटी इंडेक्स एक्सेट्रा के ऊपर 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो इसलिए आप सारे जितने भी इंडेक्स हैं और जो भी कमिटीज है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो इस क्वेश्चन के साथ हमारा करंट अफेयर का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट।